नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं महेश सर की लेटेस्ट वीडियो जो था वीवैप के ऊपर, जिसका नाम उन्होंने रखा था NBRB यानी नोशनल बाय टू रियल बाय। तो क्या है ये स्ट्रेटजी, क्या इसके रिजल्ट्स आए टॉप 10 स्टॉक्स में पिछले 5 साल में, और क्या इससे कोई बेहतर स्ट्रेटजी अवेलेबल है जो इससे आसान हो इम्प्लीमेंट करना और उसके रिजल्ट्स इससे बेहतर हो। ये सब जानेंगे आज के वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये रिकैप दे देता हूँ कि स्ट्रेटजी क्या है। तो स्ट्रैटेजी में सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम किसी भी स्टॉक को, तो स्टॉक हमें कौन से करने हैं, टॉप 10 मार्केट कैपिटल के हिसाब से जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं, रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, जो आप मनी कंट्रोल पे आराम से ढूंढ सकते हैं। जस्ट टाइप कीजिए टॉप 10 स्टॉक्स बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन और आपको गूगल पे वो लिंक मिल जाएगा जहां से आप उस लिस्ट को देख सकते हैं। और मेरी जो शीट है उनमें सारे आपको करंट जो भी टॉप 10 चल रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो जिस भी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है, आप उस स्टॉक को स्टार्ट करते हैं ट्रैक करना। और ट्रैकिंग करते हैं हम मंथली फ्यूचर एक्सपायरी के बेसिस। तो हर महीने लास्ट थर्सडे को जो फ्यूचर की एक्सपायरी होती है उसके बाद जो दिन होता है वहां से हम पहला दिन मानते हैं अपनी ट्रैकिंग के लिए। ठीक है, और वो ट्रैकिंग मंथ चलेगा जब तक कि एक्सपायरी नहीं आ जाती उस मंथ में। वहां से वहां तक की हमारी ट्रैकिंग होगी। उस ट्रैकिंग के बीच में हमें क्या ट्रैक करना है, हमें देखना है हर एक दिन का वीवैप प्राइस। और हम ये मानते हैं कि पहला दिन जैसे कि एक्सपायरी हुई थर्सडे को, उसके बाद जब हमने ट्रैकिंग स्टार्ट करी, पहले दिन हमने एक शेयर खरीद लिया वीवैप के रेट पर। ठीक है, जो भी वीवैप प्राइस था उस दिन का हमने एक शेयर खरीद लिया। ये सिर्फ अज्यूम करना है, एक्चुअल में खरीदना नहीं है। साथ में आपको शीट दिखाते हुए चलता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो महेश सर ने HDFC बैंक का एग्जाम्पल लिया था अपने वीडियो में, तो सबसे पहले मैं उसी का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। बाकी सारे भी आपको रिलायंस, TCS सबके रिजल्ट्स और सबकी शीट्स यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये है HDFC बैंक की शीट, जिसमें मैंने डेटा लिया है 1 जनवरी 2018 से। ये डेटा मुझे NSE की वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ा और इसमें मुझे अतुल खारादी जी ने मदद करी, क्योंकि ये डेटा जैसे गूगल फाइनेंस का फॉर्मूला लगा के मैं बाकी शीट्स में निकालता हूँ वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वीवैप गूगल फाइनेंस के पास नहीं होता। जो भी शीट्स आप यहाँ देखेंगे उसमें ऑलरेडी वैल्यूज डली हुई होंगी, और आप अगर कोई डेट या कोड चेंज करेंगे तो उससे कुछ वैल्यूज में फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये मैनुअली मैंने कॉपी पेस्ट करी है जो अतुल खारादी जी ने मुझे NSE के डेटा से दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पिछले 5 साल की टेस्टिंग करी है सारे 10 स्टॉक्स की, उसके रिजल्ट्स आपको दिख जाएंगे। तो अभी वापस आता हूँ कि शीट में क्या चल रहा है, ये कैसे ट्रैक कर रही है कि NBRB के तहत क्या बाय करना है, कब सेल करना है। ठीक है, तो 1 जनवरी को यहाँ पे हाई लो क्लोज वीवैप आपको दिखेगा, और क्लोज और वीवैप ही यूज किया है मैंने शीट में। हाई लो सिर्फ मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था, यहाँ पे किसी भी फॉर्मूला में उसका यूज नहीं हुआ है। तो सबसे पहले दिन 1 जनवरी को हम नोशनल बाय प्राइस, ये जो वीवैप का प्राइस है वही हमारा बाय प्राइस होता है, उसमें हम एक शेयर खरीद लेते हैं, यानी हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट इतना हो जाता है, एवरेज प्राइस इतना हो जाता है। और उस दिन जो क्लोज प्राइस है उसके हिसाब से हमारा वैल्यू कितना हो जाता है, जितना हमने नोशनली खरीदा है उसको हम परसेंटेज में ट्रैक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट डे फिर से वीवैप पे हम एक और शेयर खरीद लेते हैं, तो टोटल हमारे पास दो शेयर्स हो जाएंगे। और टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा जितना अभी तक इन्वेस्ट कर लिया था प्लस जो उस दिन इन्वेस्ट किया, उसके हिसाब से एवरेज प्राइस निकाल लिया, टोटल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करके टोटल शेयर से। और फिर हमने क्लोज प्राइस पे टोटल जो दो शेयर्स हमारे पास नोशनली हैं, क्लोज प्राइस के हिसाब से क्या वैल्यू होती और वो कितना ऊपर या नीचे मूव हो गया है, जितना हमने नोशनली खरीदा है, क्या वो प्लस में चल रहा है या माइनस में चल रहा है, ये सारी ट्रैकिंग हो रही है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ मेंशन किया है। और सेकेंड डे जैसे मैंने आपको शीट में दिखाया, हम एक और शेयर एज्यूम कर लेते हैं हमने बाय कर लिया, और ऐसे हम बाय करते हुए चलते हैं हर एक दिन के लिए नोशनली उस शीट में खाली। और फिर हम साथ में ये भी ट्रैक कर रहे हैं कि टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट हो जाता है नोशनली, और क्या प्रॉफिट परसेंटेज चल रहे होते हैं बेस्ड ऑन क्लोज प्राइस। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिखा दिया। अब हम रियल बाय कब करेंगे, उसके लिए क्या कंडीशन है, जिस भी दिन प्रॉफिट परसेंटेज जो वो नोशनल प्रॉफिट परसेंटेज है 3 से नीचे चला जाता है, उस दिन हम एक फिक्स्ड अमाउंट, जो भी आपके मन में, आप अगर 10,000 से करना चाहते हैं हर एक बाय में, या 20,000, यहाँ एग्जाम्पल में मैंने 20,000 लिया है, उतना अमाउंट के आप यूनिट्स खरीद लेंगे, शेयर्स खरीद लेंगे। और एक्चुअल में अगर आप ये स्ट्रेटेजी कर रहे हैं तो आपको, ताकि क्लोज प्राइस के आसपास ये मिले, आपको 3:10 PM के करीब इसको, और या उसके बाद आपको एग्जीक्यूट करना है मैनुअली। ठीक है, आपको चेक करना पड़ेगा उस वक्त क्या वीवैप चल रहा है, वो NSE की वेबसाइट से आपको मिलेगा। और क्लोज प्राइस के लिए जो भी उस वक्त का करंट प्राइस है वो आप शीट में डालेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ओके, ये अभी नोशनली कितना परसेंटेज नीचे हो रखा है, यहाँ पे जो परसेंटेज आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ करते करते हर दिन ट्रैक करते करते जिस भी दिन -3% जाएगा उस दिन हम खरीदते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं आया -3%, और जैसे ही महीना एक्सपायर हुआ, यहाँ पे 25 जनवरी 2018 को एक्सपायरी हुई,
अगले दिन हम इसे रीसेट कर देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ 19 थे, ये वापस 1 हो गए। तो नेक्स्ट मंथ में फिर से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी शुरुआत से, और यहाँ पे -3% से नीचे गया। उस दिन हमने रियल बाई करा, जो भी क्लोज प्राइस था, यानी कि 310 के बाद आप करते तो लगभग क्लोज प्राइस के आसपास आप खरीद लेते हैं। तो 11 शेयर्स हम खरीद पाए, टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 21,000 हो गया। ठीक है, हमारा एवरेज प्राइस जितना भी हमने इन्वेस्ट किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, हमारा एवरेज प्राइस निकल के आ गया। और वैल्यू एट क्लोज प्राइस उस दिन जब क्लोज हुआ तो ये वैल्यू थी, यानी कि हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज है वो यहाँ पे अब ट्रैक करते हुए चल रही है ये शीट। ठीक है, तो ऐसे ही करते हुए अगला मंथ एक्सपायर हुआ, फिर यहाँ जो ये नोशनल बाय वाला था फिर से रीसेट हो गया, और फिर से ये चेक करती है शीट की -3% कब गया। तो जब -3% जाएगा उस महीने में एक बाय होगा, अगर -6% से नीचे चला गया एक और बाय होगा, अगर -9% से नीचे चला गया एक और बाय होगा, जो कि आप यहाँ शीट में स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। यहाँ पे 6% से ऊपर चला गया क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे, और इतना प्रॉफिट शीट ने नोट डाउन कर दिया और फिर रीसेट कर दिया हमारी साइकिल को, यानी कि जो शेयर हमने खरीदे थे वो 0 हो गए। और उसके बाद फिर से वही साइकिल शुरू हो गई, जब एक्सपायरी मंथ के बाद हम एक नोशनल बाय करेंगे शेयर का, और जब वो -3% से नीचे जाएगा तो रियल बाय करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे खाली खाली चल रहा है, कोई रियल बाय हुआ ही नहीं, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हुई ही नहीं। ठीक है, तो यही मैंने आपको स्ट्रैटेजी में यहाँ पे समराइज करके दिया है कि जब -3% से नीचे जाए तो पहला बाय करेंगे, -6% उसी मंथ में जाए तो नेक्स्ट बाय करेंगे, -9% उसी मंथ में जाए तो नेक्स्ट बाय करेंगे, नहीं तो अगले मंथ में साइकिल रीसेट हो जाएगी। और हम 6% पे, जैसे ही हमारा एवरेज बाई के ऊपर 6% आता है, हम सब कुछ सेल करके, सारे यूनिट सेल करके पूरा पैसा इकट्ठा कर लेंगे और दोबारा से साइकिल शुरू कर देंगे, ट्रैकिंग शुरू कर देंगे। और जब दोबारा बाय आएगा फिर से बाय करेंगे, वही शीट में आपको यहाँ पे बैक टेस्टिंग वाली शीट में दिख जाएगा। तो इस शीट में आपको यहाँ पे मैंने समरी दे दी है कि किस दिन बाय हुआ, किस प्राइस पे बाय हुआ, कितना बाय हुआ और फिर किस दिन सेल हुआ। ठीक है, वो सारी समरी यहाँ पे आपको दिख जाएगी, ताकि आपको स्क्रॉल करके नहीं देखना है, सीधा सीधा देखना है कब बाय हुआ, कब सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितने नंबर ऑफ बाइज हुए। और ऊपर जो ये पर्पल कलर में है ये है समरी इस शीट की। और ये जो प्रॉफिट है इसे हम जब इस ईयर से डिवाइड कर देते हैं तो पर एनम प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ गया, ताकि हमें एक रफ आइडिया हो जाए कि ओके ऑन एन ईयरली बेसिस कितना देती है ये स्ट्रेटजी। और साथ में मैंने ट्रैक किया XIRR। तो आप सोच रहे होंगे कि पर एनम एब्सोल्यूट 7.28 और XIRR 54। बेसिकली XIRR क्या ट्रैक करता है कि कितने पीरियड के लिए हमारा कितना अमाउंट इन्वेस्टेड रहा, उस पे वो परसेंटेज निकालता है। तो जब तक वो 20,000 इन्वेस्टेड है वो 20,000 को ही कंसिडर करेगा। फिर जब और 20,000 हो गया, यानी टोटल 40,000 हो गया, तो 40,000 कितने पीरियड के लिए इन्वेस्ट रहा, उसको ये कैलकुलेट करके फाइनली हमें बताता है कि XIRR इतना आया। साथ में ये भी देखता है कि कितने टाइम हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं, पूरे साल में से एक ही महीने के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ और उसमें हमें प्रॉफिट आ गया 8%, लेकिन बाकी के 11 महीने हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, हम सिर्फ कैश पे बैठे हुए थे, तो उस केस में XIRR बहुत हाई चला जाता है। क्योंकि बेसिकली वो ये कैलकुलेट करता है कि अगर हमें एक महीने में इतना हुआ और कंसिस्टेंटली हर महीने उतना ही प्रॉफिट बनता, तो एनुअल बेसिस पे इतना प्रॉफिट बन जाता। ये बेसिकली XIRR का स्टाइल है प्रॉफिट कैलकुलेशन का। तो यहाँ से XIRR पता चलता है। और XIRR मैंने यहाँ पे इसमें डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी देर बाद जब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वो स्ट्रेटेजी है जिससे मैंने इसे कंपेयर किया, उसके रिजल्ट्स क्या थे, वहां XIRR क्या आया, वहां इसकी सिग्निफिकेंस आपको समझ में आएगी। ठीक है, बाकी हम यहाँ ये देख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइज कितने हुए, यानी कि कितनी बार हमें बाय करना पड़ा बिफोर हम सेल कर पाए। ठीक है, 7 नंबर ऑफ बाइज हुए यहाँ पे। और एवरेज नंबर ऑफ बाइज मतलब मैक्सिमम 7 टाइम्स बाय करना पड़ा, लेकिन मोस्टली 2 के आसपास बाय रहे। ठीक है, यानी कि 2 बार बाय किया, टारगेट आ गया, तो उसका एवरेज 2 का बाय रहा। नंबर ऑफ टाइम्स टारगेट वॉज मेट आफ्टर 1 बाय, यानी कि एक ही बार बाय किया और टारगेट मीट हो गया, 9 टाइम्स ऐसा हुआ था इस 5 साल में। और एवरेज डेज टेकन टू अचीव टारगेट 57 डेज ऑन एन एवरेज लगे, कभी कम लगे कभी ज्यादा लगे, बट ऑन एन एवरेज 57 डेज, यानी कि लेस देन 2 मंथ्स में हमें 6% का प्रॉफिट आता रहा। तो ये है समरी HDFC बैंक की। तो इसी तरह आप रिलायंस में, TCS में, इन्फोसिस में, इन सब में रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये शीट बनाने के बाद सबसे पहले तो मैंने 6% के हिसाब से टेस्टिंग करी जो महेश सर ने हमें बताया। उसके बाद मैंने इसे परसेंटेज को घटाया, 5% 4% पे देखा, फिर बढ़ाया 7%, 8%, 9, 10 और 10 के बियॉन्ड 15%, 20%। तो इन सारे रिजल्ट्स की समरी आपको यहाँ मिल जाएगी स्टॉक में। ठीक है, 6% पे क्या आया, 8 पे क्या आया, 10% पे क्या आया। 10 के बियॉन्ड मैंने नहीं डाला है यहाँ पे क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थे, वेटिंग पीरियड बहुत बढ़ जा रहा था, मतलब हमारे प्रॉफिट्स बहुत देर देर में आ रहे थे और हमारा मैक्सिमम इन्वेस्टेड अमाउंट भी बढ़ जा रहा था। कहीं आपको ग्रीन कलर दिख रहा है और कहीं पर्पल दिख रहा है।
तो ये ग्रीन होने का क्या मतलब है, इसका थोड़ी देर में आपको बताता हूँ क्या है। ठीक है? तो यहाँ रिजल्ट्स की समरी आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी स्टॉक को खुद से बैक टेस्ट करना है, इन जो स्टॉक्स को मैंने कर दिया उनके अलावा, तो एनबीआरबी शीट में आपको यहाँ पे आप स्टॉक का नाम डाल सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डेटा नहीं पुल करने वाला है। डेट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगी बेस्ड ऑन आप यहाँ पे क्या डेट डालते हैं। तो ये जो डेट हाई लो क्लोज वीवैप है, ये एनएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करके आपको यहाँ पे मैनुअली पेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये शीट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगी आपके ये वो डेटा। और ये जो येलो में आपको दिख रहे हैं, वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स। लाइक 20,000 की जगह 30,000 आपको चेक करना है इन्वेस्टमेंट होता तो क्या होता, पहला बाय -3% पे ना होकर मे बी -2% पे -1% पे करते तो क्या होता। ये चार आप लेवल्स चेंज कर सकते हैं। और सेल टारगेट कितना रखना चाहते हैं, 6%, 7%, 8, 9, 10, जो भी परसेंटेज पे आप टेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 12% कर दूं, ये शीट कैलकुलेट करेगी सब कुछ और यहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे एनबीआरबी के। हाँ, डेट्स आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि जैसा मैंने बताया गूगल फिनेंस से ये डेटा नहीं आ रहा है, तो यहाँ डेट चेंज करेंगे तो डेटा में कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ मैनुअली सारा डेटा कॉपी पेस्ट किया गया है एनएससी से निकाल के। तो इस शीट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ये सब कुछ चेक कर सकते हैं और रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप क्या है, हमने स्ट्रैटेजी को समझ लिया, हमने रिजल्ट्स देख लिए। अब चैलेंजेस की बात करूं क्योंकि इसमें मुझे कुछ चैलेंजेस दिखाई दिए वीवैप में, इसीलिए मैंने फिर सोचा कि ओके ये चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को अगर हटाना हो, कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसमें चैलेंजेस हट जाएंगे और उस स्ट्रैटेजी में क्या रिजल्ट्स आते, वहां पे एक बड़ा अच्छा सरप्राइज मुझे मिला। तो सबसे पहले चैलेंजेस की बात करूं तो इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें डेली वीवैप को ट्रैक करना पड़ेगा। एनएससी की वेबसाइट पे वीवैप देखना पड़ेगा उस स्टॉक का क्या चल रहा है। जिस भी वक्त आप खरीदने जाएंगे, मतलब 3 बजे के बाद, वहां पे वीवैप चेक करना पड़ेगा और वीवैप को शीट में डालना पड़ेगा। क्लोज प्राइस उस वक्त जो चल रहा है, मतलब करंट प्राइस जो भी चल रहा है, वो क्लोज प्राइस वाले कॉलम में डालना पड़ेगा। उसके बाद वो बताएगा आपको कि प्रॉफिट परसेंटेज कहाँ है, कितने परसेंटेज पे, ऊपर नीचे, 3% से नीचे है नहीं है। उसके बाद आप बाय एग्जीक्यूट कर पाएंगे अगर वो 3% या 6% उन लेवल से नीचे है। और क्योंकि ये ट्रैकिंग हर रोज करनी पड़ रही है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है, तो एक चैलेंज की तरह मुझे ये नजर आया। उसके अलावा हम इसमें इजीली ऑटोमेट नहीं कर सकते बाइज। जैसे कि मुझे किसी स्टॉक को खरीदना है किसी पर्टिकुलर प्राइस पे, मुझे एडवांस में नहीं पता होगा कि किस प्राइस पे वो -3% आने वाला है, किस प्राइस पे वो -6% आने वाला है, क्योंकि हर महीने वो रीसेट हो जाता है। और वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, वीवैप के प्राइस पे और क्लोज प्राइस पे। तो वो सब चीजें ऑटोमेट करके जीटीटी लाइक फीचर, जैसे कि मैं एडवांस में बोल दूं कि इस प्राइस पे आए तो ये ऑटोमेटिकली खरीद लेना मेरे लिए इतने यूनिट्स इस स्टॉक के, वो मैं नहीं कर सकता इसमें ऑटोमेशन। तो जब मैंने रिजल्ट्स कंपेयर करे वीवैप के स्मार्ट एवरेजिंग के साथ, वीवैप के रिजल्ट्स नीचे थे स्मार्ट एवरेजिंग के ऊपर। तो वो है स्मार्ट एवरेजिंग स्ट्रेटजी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्मार्ट एवरेजिंग से सिमिलर काइंड ऑफ क्राइटेरिया पे करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। तो वो कैसे कर सकते हैं आपको अभी वो बताता हूँ। और स्मार्ट एवरेजिंग एक ईजियर टू इम्प्लीमेंट है। जब आप वीवैप से कंपेयर करेंगे, स्मार्ट एवरेजिंग ईजियर है इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि वहां पे इतनी सारी ट्रैकिंग की जरूरत नहीं होती। वहां हम ऑटोमेशन भी कर सकते हैं जीटीटी जैसे फीचर्स यूज करके। तो पहले मैं आपको स्मार्ट एवरेजिंग का एक रिकैप दे दूं, क्या है वो स्ट्रैटेजी और इस वीवैप से मैच करने के लिए क्या थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन उसमें किए हैं, बहुत ही छोटे मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले हम किसी भी स्टॉक को, अगेन ये वाली स्ट्रैटेजी भी टॉप 10 मार्केट कैपिटल के हिसाब से, जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 के, उनमें किया जाना सुरक्षित माना जाता है। तो उस स्टॉक को जो भी आपने सेलेक्ट किया है, किसी भी दिन किसी भी प्राइस पे आप खरीद लीजिए। ठीक है, कोई और ट्रैकिंग की जरूरत नहीं है, आप उसे खरीद सकते हैं किसी भी दिन किसी भी प्राइस पे। एक फिक्स अमाउंट आपके मन में होना चाहिए कि 10,000 हर बार मैं इन्वेस्ट करूंगा या 20,000 इन्वेस्ट करूंगा। तो इस एग्जाम्पल में भी मैं 20,000 दूंगा, जब मैं शीट में आपको दिखाऊंगा हर इन्वेस्टमेंट में हमने 20,000 इन्वेस्ट किए हैं। तो एक बार हमने खरीद लिया, उसके बाद हम ट्रैक करते हैं कि जो एवरेज बाइंग प्राइस है, वहां से जब स्टॉक 3% नीचे गिर जाए, तो हम सेम अमाउंट जो पहले स्टेप में है वो फिर से और यूनिट्स खरीद लेते हैं उसी अमाउंट के। जब वो 6% गिर जाए तो हम और खरीद लेते हैं। तो एवरेज प्राइस हम कैलकुलेट करते हुए चलते हैं और ये देखते हैं कि ओके अब एवरेज प्राइस से 6% गिर गया है, एवरेज प्राइस से 9% गिर गया है। तो 3 के टेबल्स में 3, 6, 9, 12 जब जब इस परसेंटेज पे गिरे तो आप और खरीदते जाते हैं और सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं जो पहले स्टेप में आपने इन्वेस्ट किया था। और जब आपको 6% का प्रॉफिट टारगेट मिल जाता है एवरेज बाई प्राइस पे, उस दिन हम सारी यूनिट्स बेच देते हैं और फिर से साइकिल स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट डे से। तो जिस दिन आपने बेचा उसके राइट जो भी अगला दिन है, उस दिन किसी भी प्राइस पे आप स्टॉक को खरीद लीजिए और ये जो ऊपर स्टेप्स हैं उन्हें रिपीट करते हुए चलिए। ये है स्मार्ट एवरेज। बहुत इजी, बहुत सिंपल, कुछ ज्यादा ट्रैकिंग नहीं करनी है।
और इसे ऑटोमेट करना आसान है क्योंकि हमें पता होगा कि अगर एवरेज बाई प्राइस हमारा 100 है, उससे 3% नीचे क्या प्राइस होगा। तो हम जीटीटी ऑर्डर भी लगा सकते हैं अगर हम ऑटोमेट करना चाहें अपने बाइज को। सेल्स को तो हम ऑटोमेट कर ही सकते हैं क्योंकि एवरेज प्राइस से जो भी 6% ऊपर का प्राइस है वहां पे हम सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। तो ऑटोमेशन बहुत आसान हो जाता है, स्पेशली बाय साइड पे। ठीक है, तो ये कंपैरिजन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्मार्ट एवरेजिंग की शीट आपके लिए ऐड कर दी है। तो जब आप डेटा इस एनबीआरबी में डालेंगे, वैसे तो मैंने सब कुछ सारी शीट्स के लिए ऑलरेडी कर दिया है और रिजल्ट्स में आपको सारे रिजल्ट्स दे दिए हैं, ये स्मार्ट एवरेजिंग के क्या रिजल्ट्स हैं। तो रिजल्ट्स देख लेते हैं सीधा। तो यहाँ पे मैंने सेम क्राइटेरिया चेक किया है कि कितना मैक्सिमम इन्वेस्ट हुआ, कितना टोटल प्रॉफिट हमने कमाया। तो जो भी क्राइटेरिया यहाँ पे हैं, सेम चीजें मैंने यहाँ पे भी ट्रैक करी हैं ताकि एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर सके, हम सेम चीजें कंपेयर कर सकें। तो एचडीएफसी बैंक के केस में यहाँ पे हमें ग्रीन कलर मिल रहा है एनबीआरबी में, क्योंकि बेहतर रिजल्ट्स आए एनबीआरबी में। जहां भी बेहतर रिजल्ट्स आए वहां मैंने ग्रीन कलर कर दिया है। तो आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी में ग्रीन कलर है एनबीआरबी में, बाकी सारे स्टॉक्स में ग्रीन कलर है स्मार्ट एवरेजिंग के नीचे। ठीक है, तो रिजल्ट्स कैसे कंपेयर करेंगे आप? मैक्स इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, यहाँ देखिए ऑलमोस्ट सेम मैक्स इन्वेस्टमेंट हुआ है। प्रॉफिट यहाँ पे ज्यादा हुआ, तो आप सीधे सीधे अगर एब्सोल्यूट प्रॉफिट परसेंटेज को देख लें, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट बनाया हमने। ठीक है, यहाँ पे एक्सआईआरआर आपको ज्यादा दिखेगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। एक्सआईआरआर कैलकुलेट होता है कितने पीरियड के लिए कौन सा अमाउंट इन्वेस्टेड रहा, और खाली पीरियड को वो एक प्लस की तरह ऐड करता है आपके उसमें, क्योंकि उस पीरियड में आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। लेकिन यहाँ एक्सआईआरआर कम दिखेगा आपको, क्योंकि स्मार्ट एवरेजिंग में हम हमेशा इन्वेस्टेड रहते हैं मार्केट में। जैसे ही प्रॉफिट बुक किया उसके अगले दिन हम फिर से इन्वेस्ट कर देते हैं, इसलिए एक्सआईआरआर कम है। तो यहाँ एक्सआईआरआर से मत तुलना कीजिएगा इनके कंपैरिजन की, एब्सोल्यूट प्रॉफिट यूज कीजिएगा कंपैरिजन के लिए। रिलायंस में देखेंगे तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1,03,000 गया, यहाँ पे 1,06,000, ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे 47% हुआ, यहाँ पे हुआ 65%। उसी तरह आप बाकी तीन क्राइटेरिया में देखेंगे तो यहाँ रिलायंस में ही ज्यादा हुआ है प्रॉफिट। ठीक है, इसलिए रिलायंस यहाँ विनर हो गया। टीसीएस में भी सेम केस, तो जहां भी आप ग्रीन कलर देख रहे हैं वो साइड विनर है। जैसे मैंने बताया एचडीएफसी के दोनों शेयर्स विनर हुए एनबीआरबी में, लेकिन बाकी सब में स्मार्ट एवरेजिंग ही विनर है और बहुत बड़े मार्जिन से विनर है। तो यहाँ पे मैंने जो एनबीआरबी की शीट दी है आपको, यहाँ टॉप में एनबीआरबी के क्राइटेरिया आपको दिखेंगे, उसके क्या रिजल्ट्स आए वो यहाँ पे दिखेंगे, और स्मार्ट एवरेजिंग के क्राइटेरिया और उसके क्या रिजल्ट्स आए वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, तो अगर आप किसी कस्टम स्टॉक का करना चाहते हैं तो स्टॉक का डेट, हाई, लो, क्लोज, वीवैप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए एनएससी से डाउनलोड करके, और उसके बाद आपको ये ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स यहाँ दिखा देगा। आप ये क्राइटेरिया चेंज कर सकते हैं जो येलो में, उसके अलावा आप और कोई क्राइटेरिया चेंज नहीं कर सकते, बाकी सब में फॉर्मूलाज फिक्स्ड है। ऑलराइट, और आप यहाँ पे परसेंटेज चेंज कर करके भी देख सकते हैं, 10% पे क्या हुआ, 15% पे क्या हुआ। सारे रिजल्ट्स आपको ये जो पर्पल वाले सेल्स हैं वो अपडेट करके दिखा देंगे जैसे ही आप यहाँ क्राइटेरिया चेंज करेंगे। तो हमने दोनों स्ट्रैटेजी समझ ली, ये भी देख लिया कि स्मार्ट एवरेजिंग के रिजल्ट्स बहुत बेहतर आए एनबीआरबी से। लेकिन एक छोटी सी चीज, ये स्ट्रैटेजी अगर आप शुरू करने की सोच रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें एक रिस्क इन्वॉल्व है। दोनों ही स्ट्रैटेजीज है कि जो हम एवरेजिंग करते हैं, जो हम नए बाइज करते हैं, हम फॉलिंग प्राइसेस पे करते हैं। जब जब प्राइस फॉल होते हैं तभी हम नया बाई करते हैं। तो अगर कोई यस बैंक जैसा स्टॉक आपके हाथ लग गया और वो लगातार गिर रहा है और आप लगातार बाई करते जा रहे हैं, आपका काफी पैसा ब्लॉक हो सकता है काफी लंबे समय के लिए। तो उस चीज को ध्यान में रख के सोचिएगा कि क्या आपको ये करनी है या नहीं करनी है। यूजुअली ऐसा यस बैंक जैसा केस बहुत कॉमन नहीं होता है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि ऐसा भी हो सकता है। और इस शीट में मैंने एक कंपैरिजन की भी शीट ऐड कर दी है एनबीआरबी और स्मार्ट एवरेजिंग के बीच में। तो थोड़े कंपैरिजन देख लेते हैं क्या है दोनों में फर्क। सबसे पहले तो हमने परफॉर्मेंस में देख लिया कि एनबीआरबी स्मार्ट एवरेजिंग से कम है और स्मार्ट एवरेजिंग एनबीआरबी से बेहतर है। सेकेंड, एनबीआरबी में हमें डेली वीवैप ट्रैकिंग करनी पड़ती है, तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। जबकि स्मार्ट एवरेजिंग में हमें जीटीटी जैसे फीचर यूज करके हम आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं, यानी कि ट्रैकिंग में कम टाइम लगता है। इम्प्लीमेंटेशन एनबीआरबी का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हर रोज वीवैप देखना पड़ता है, क्लोज प्राइस देखना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ता है और फिर बाय करने पड़ते हैं। लेकिन स्मार्ट एवरेजिंग में इम्प्लीमेंटेशन आसान है, बिकॉज वो सिंपलर स्ट्रेटजी है। एनबीआरबी में आप देखेंगे पैसा ज्यादा ब्लॉक होता है। जो रिजल्ट शीट है वहां पे आप देख सकेंगे मैक्सिमम इन्वेस्टेड अमाउंट किसमें ज्यादा ब्लॉक हो रहा है, तो एनबीआरबी में ज्यादा ब्लॉक होते हुए दिखेगा आपको कंपेयर टू स्मार्ट एवरेजिंग इन मोस्ट ऑफ द केस। एक्सआईआरआर हाई है क्योंकि हमारे ऐसे पीरियड होते हैं जहां हमारी इन्वेस्टमेंट जीरो होती है,
लेकिन स्मार्ट एवरेजिंग में XIRR आपको लो दिखेगा क्योंकि हम ऑलवेज इन्वेस्टेड रहते हैं, और वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्यों है XIRR लो। तो XIRR को दिमाग में रख के नहीं डिसाइड करना है इन दोनों स्ट्रेटजीज के बीच में। NBRB में टारगेट्स जल्दी अचीव होते हैं, स्मार्ट एवरेजिंग में टाइम लगता है, क्योंकि हम हायर प्राइसेस पे बाय कर लेते हैं स्मार्ट एवरेजिंग में। लेकिन उसी चीज का एक और प्लस फायदा भी है कि क्योंकि NBRB में हम प्राइस के नीचे गिरने का वेट करते हैं, और जब तक वो गिरते नहीं है तब तक हम बाय नहीं करते, जबकि स्मार्ट एवरेजिंग में हर वक्त हम इन्वेस्टेड रहते हैं। तो किसी स्टॉक में अगर लगातार अपवर्ड्स रैली चल रही है, NBRB आपको उसका फायदा नहीं उठा के देगा, लेकिन स्मार्ट एवरेजिंग उसका फायदा उठा के देगा। आपको उस रैली में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जैसे कि कोई स्टॉक शुरू हुआ 90 से भागना, फिर वो 100 पे गया, आपने एक प्रॉफिट बुक कर लिया, उसके बाद वो गिर ही नहीं रहा है 100 से नीचे, तो NBRB मोस्टली आपको बाय सिग्नल नहीं देगा। जबकि स्मार्ट एवरेजिंग, क्योंकि आप सेल करते ही दोबारा अगले दिन बाय कर लेते हैं, और वो 100 से फिर 110 हो रहा है, 120 हो रहा है, आप लगातार उस प्रॉफिट का फायदा उठा पाएंगे स्मार्ट एवरेजिंग। तो ये सबसे बड़े डिफरेंसेस हैं, मेन डिफरेंसेस हैं। इनको ध्यान में रखते हुए आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कौन सी स्ट्रेटजी आपको करनी है, NBRB या स्मार्ट एवरेज। NBRB मुझे इतना अपीलिंग नहीं लगा बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स यू कैन सी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आया होगा ये एनालिसिस, और वो हेल्प करेंगे मेरे रिजल्ट्स, मेरा रिसर्च डिसाइड करने में कि कौन सी स्ट्रेटजी आप यूज करना चाहेंगे। अगर आपको और कोई सवाल हो तो कमेंट्स में प्लीज मुझसे पूछिए, और मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब दें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार दोस्तों।